Good morning, everyone. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, today also we'll be continuing with this chapter, that is chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. We have left our previous lecture with this particular topic, that the tribunal set up in Nuremberg did not want to be as harsh on Germany as it was after फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो न्यूरमबर्ग में ट्रिब्यूनल सेटअप की गई थी, जिसको जज करना था, डिसाइड करना था कि क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए नाजी वॉर क्रिमिनल्स को, क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए नाजी पार्टी और उसके सपोर्टर्स को. तो इस ट्रिब्यूनल ने उनको बहुत ही नॉर्मल सी पनिशमेंट दी थी. अब नॉर्मल पनिशमेंट के देने के पीछे इन्होंने क्या रीजन दिया ट्रिब्यूनल ने रीजन दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी हारा था, हम लोगों को पता है कि जर्मनी दोनों वर्ल्ड वॉर हारा है, दोनों वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट हुई है. तो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुआ था, तो उसके बाद हम लोग जितना हार्श हुए थे, हम लोग जितना ह्यूमिलिएटिंग हुए थे जर्मनी से, हम उतना ह्यूमिलिएटिंग और हार्श उनसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं होना चाहते. इसीलिए हम लोग इतनी ही नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सी पनिशमेंट उनको दे रहे हैं. अब आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आए होंगे. फर्स्ट है, व्हाट हैपेंड विद जर्मनी आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ क्या जर्मनी के साथ. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन हैज बीन सफर्ड बाय जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. भाई अगर ट्रिब्यूनल कह रहा है कि हम बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थे, हम बहुत ही हार्श थे टूवर्ड्स जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इतना क्या उन्होंने ह्यूमिलिएशन दिखाया, क्या हार्शनेस उन्होंने दिखाई जर्मनी के तरफ आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि वो अब इतना हार्श नहीं होने वाले. अपन ने क्या पढ़ा है कि ट्रिब्यूनल जो सेटअप किया था, वो जो ट्रिब्यूनल था उसने बिल्कुल नॉर्मल सी पनिशमेंट दी थी नाजी वॉर क्रिमिनल्स को. अब नॉर्मल सी पनिशमेंट देने के पीछे रीजन उन्होंने क्या दिया कि हम लोग इतना हार्श, हम लोग इतना ह्यूमिलिएटिंग नहीं होना चाहते जर्मनी के साथ. तो हमको पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो कितना ह्यूमिलिएटिंग हुए थे, कितना हार्श हुए थे वो जर्मनी के साथ, जो कि वो अब नहीं होना चाहते, जो कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं होना चाहते. स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से. आपको थोड़ा बहुत तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पता हो क्योंकि अपन कल पढ़ चुके थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आपका 1914 टू 1918, हम सबको पता है. फॉट बिटवीन टू पावर्स, सेंट्रल एंड अलाइड. सेंट्रल पावर और अलाइड पावर, इन दोनों पावर्स के बीच में लड़ा गया. सेंट्रल पावर्स में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड बल्गेरिया. सेंट्रल एंड अलाइड, सेंट्रल में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड बल्गेरिया. अलाइड पावर में थी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. अब स्टूडेंट, जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ 1914 में, तो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज आई और उन लोगों को लगा, सारी कंट्रीज को लगा, भाई चलो अलाइड की तरफ से लेते हैं, सेंट्रल पावर की तरफ से खेलते हैं, चलो आ जाओ वॉर में. पहली बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने वॉर किया क्यों. बेटा सारी कंट्रीज जो थी उस टाइम पर, वो चाहती थी अपना कॉलोनियल एक्सपेंशन, वो चाहती थी हर जगह अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करना, अपना टेरिटरीज को एक्सटेंड करना. तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन या कॉलोनियल एक्सपेंशन की वजह से सारी की सारी कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किया गया. लोगों को लग रहा था, कंट्रीज को लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना लंबा नहीं टिकने वाला है. बट 1914 से 1918, 4 साल, 4 इयर्स ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्ट्रेच किया गया, मतलब टिका ये 4 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनिशियली क्या देखा जा रहा था, ये अपन ने कल नहीं पढ़ा था, अपन पढ़ते हैं आज. इनिशियली स्टार्टिंग में 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी ने स्टूडेंट्स बेल्जियम और फ्रांस को कैप्चर कर लिया था. मतलब अलाइड पावर को कैप्चर कर लिया था जर्मनी ने. और जर्मनी को लग रहा था, भाई मैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत ही जाऊंगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बस अभी खत्म हो जाएगा और मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाऊंगा. देखो स्टूडेंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जर्मनी उस टाइम पे बहुत पावरफुल थी, बहुत ही माइटी थी. तो क्या हुआ, इनिशियली किसको गेन मिली, इनिशियली फायदा किसको मिला, जर्मनी को. जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को कैप्चर कर लिया. पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हुआ क्या, 1917 में स्टूडेंट्स, यूएसए ने एंट्री मारी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एंट्री की. किसकी तरफ से, अलाइड पावर की तरफ से. तो अब यूएसए बहुत ही पावरफुल था उस टाइम पे. यूएसए के एंटर करने से अलाइड पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई. और अलाइड पावर स्ट्रांग हो गई तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से सेंट्रल पावर और जर्मनी को मदद चखाया, और सेंट्रल पावर और जर्मनी की क्या हो गई, डिफीट. तो इस तरह से नवंबर 18 में जर्मनी और सेंट्रल पावर्स की डिफीट हो गई, नवंबर 18 में. तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ. 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है. कौन सी दो पावर्स के बीच में हुआ, सेंट्रल एंड अलाइड.
सेंट्रल एंड अलाइड, सेंट्रल पावर में कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड बल्गेरिया, और अलाइड में कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। सारी की सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया वॉर, ये सोच के भाई लंबा नहीं टिकेगा ये वॉर, जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी हमको अपना हम कॉलोनीज बना पाएंगे, जल्दी हम जीत जाएंगे। जर्मनी ने भी यही सोचा, जर्मनी बहुत माइटी, बहुत पावरफुल थी, तो इनिशियली उसने क्या करा, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो 1914 से 1916 जब वो 2 साल कंप्लीट हुए, तो जर्मनी ने फ्रांस, बेल्जियम मतलब अलाइड पावर को कैप्चर कर लिया, और जर्मनी को लग रहा था कि हम तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। 1917 में यूएसए ने एंट्री मारी अलाइड पावर की तरफ से, अलाइड पावर हो गई बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और अलाइड पावर के स्ट्रांग होने के बाद अलाइड पावर ने बहुत ही अच्छे से मजा चखाया किसको, जर्मनी और सेंट्रल पावर को। तो इस तरह से नवंबर 1918 में जर्मनी और सेंट्रल पावर को क्या देखने को मिली, डिफीट। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब देखो जर्मनी क्या हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिफीट हो गई, जर्मनी को हार देखने को मिली। इनिशियली उसको मिल रहा था फायदा, इनिशियली उसने फ्रांस बेल्जियम को कैप्चर कर लिया था, बट फिर भी उसको डिफीट का सामना करना पड़ा जब यूएसए ने एंट्री मारी 1917 में। अच्छा, तो अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अब अपन को क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है कि जर्मनी, अब मैंने आपको ये बताया अपन इस चैप्टर में जर्मनी के डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। तो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस आए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की डिफीट हुई तो किस तरह के चेंजेस हमको जर्मनी को देखने को मिले, उसकी बात करते हैं। जॉब चेंजेस दैट टुक प्लेस इन जर्मनी आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इन्हीं चेंजेस की स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे सेक्शन नंबर फर्स्ट में, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। अब ये वेमार रिपब्लिक क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको सब समझ आ जाएगा। अपन बात कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं जर्मनी में आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला चेंज स्टूडेंट्स, एब्डिकेशन ऑफ एम्परर। वहां पे जो रूलर थे, जो आपको साइड में फोटो दिख रही होगी उनकी, जो वहां पे रूलर थे, जो वहां पे एम्परर थे, जिनका नाम था विलहल्म सेकंड, क्या नाम था, विलहल्म सेकंड, इनको एब्डिकेट करना पड़ा, इनको गिव अप करना पड़ा अपना थ्रोन, इनको एक तरह से भगा दिया गया, भाई आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा है, और जर्मनी की हो गई डिफीट। तो जो उस टाइम पे एम्परर थे, जो उस टाइम पे मोनार्क थे, सबसे पहला चेंज क्या है, उनको एब्डिकेट करना पड़ा, उनको सरेंडर करना पड़ा, किनको, एम्परर को, और एम्परर का नाम क्या था, विलहल्म सेकंड। इसके बाद जब मोनार्की रूल चला गया कंट्री से, जर्मनी से, तो जो भी सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी ना स्टूडेंट्स, उन पार्लियामेंट्री पार्टीज को पता लगा कि अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर सकते हैं। सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज को लगा कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जर्मनी को मोनार्की रूल से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पार्लियामेंट्री पार्टीज ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। ग्रैब करते ही क्या करा, वेमार में, वेमार स्टूडेंट्स एक सिटी है जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी की एक सिटी का नाम है वेमार। वेमार में नेशनल असेंबली बुलाई गई, और उस नेशनल असेंबली ने क्या डिसाइड किया, पहली चीज, जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, मतलब जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो जर्मनी में भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और सबको उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। सेकेंड चीज, फेडरल स्ट्रक्चर आएगा। अब स्टूडेंट्स, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट में जब पावर्स डिवाइड कर दी जाती है, पहले सेंट्रल लेवल पे पावर थी, सिर्फ एक मोनार्क के पास पावर थी, एम्परर के पास थी, और अब स्टेट्स के पास भी पावर्स आने लग गई हैं, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एलोकेट किया गया टू दी स्टेट्स एज वेल। तो इसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि अपने इंडिया का भी है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास ही ऑटोनॉमी है, पावर है। और थर्ड चीज क्या डिसाइड की गई, कि जो भी सारे डेप्यूटीज हैं, मतलब जो भी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन लोगों को इलेक्ट किया जाएगा। और इलेक्ट भी कैसे किया जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, मतलब जो भी सारे मेल्स हैं, जो भी सारे फीमेल्स, तो सारे एडल्ट मेल और फीमेल अब क्या करेंगे, वोट करेंगे, और उनके वोट के थ्रू जो डेप्यूटीज हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा। और डेप्यूटीज को इलेक्ट भी कहाँ पे किया जाता है, जर्मन पार्लियामेंट में। तो जर्मन पार्लियामेंट में वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको याद एक और चीज रखनी है कि जर्मन पार्लियामेंट को रीच भी बोला जाता है, जैसे अपन इंडियन पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद हिंदी में, राइट। तो इस तरह से जर्मन पार्लियामेंट का को अपन क्या बोल सकते हैं, रीच टैग। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, फिर से एक बार पढ़े। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपन ने स्टार्ट किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 टू 1918।
क्या देखने को मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? दो पावर्स थी, अलाइड एंड सेंट्रल पावर। हुआ क्या कि सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने कि बहुत ही आसानी से हमको जीत मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से हम विन कर जाएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं, जबकि ये 4 साल टिका। जर्मनी जो थी बहुत माइटी थी, बहुत पावरफुल थी उस टाइम पे। जर्मनी ने स्टूडेंट्स क्या किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब स्टार्टिंग हुई थी इनिशियली 1914 से 1916 के बीच में, जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस को कर लिया कैप्चर, और जर्मनी को लगा अब तो मेरी जीत है, अब तो मैं जीत जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हुआ। 1917 में यूएसए ने एंट्री मारी। यूएसए ने मारी एंट्री अलाइड की तरफ से। अब यूएसए बहुत पावरफुल, यूएसए के एंटर करने के बाद अलाइड पावर हो गई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। अलाइड पावर हो गई बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से किसको डिफीट कर दिया? जर्मनी और सेंट्रल पावर को। तो इस तरह से जर्मनी की डिफीट हो गई। अब जर्मनी की डिफीट के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? पहला चेंज क्या आया? जो वहां के एम्परर थे, जो वहां के रूलर थे, विल्हल्म सेकेंड जर्मनी के, उनको एब्डिकेट करना पड़ा, उनको गिव अप करना पड़ा। उनके गिव अप करने के बाद सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज को लगा कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर सकते हैं, हम जर्मनी को मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। नेशनल असेंबली बुलाई गई वेमार में, जिसमें 3 चीजें डिसाइड की गई। हमको इन तीनों चीजों को याद रखना है। सबसे पहली चीज कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया जाएगा। सेकंड, फेडरल स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर दी जाएगी। और थर्ड, डेप्यूटीज को अब इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सारे मेल भी फीमेल जो भी एडल्ट हैं उनको वोट वोट के थ्रू वो डेप्यूटीज को इलेक्ट करेंगे। और कहाँ पे इलेक्ट करेंगे? जर्मन पार्लियामेंट में। जैसे इंडियन पार्लियामेंट है, इसी तरह से जर्मन पार्लियामेंट, जिसको अदर नेम क्या है? रीच। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। अदर नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट क्या है? वो रीच। अदर नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट क्या है? रीच। तो इस तरह से जर्मनी की डिफीट के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी ने डिफीट किया, को हार मिली, उसके बाद इस तरह से वेमार रिपब्लिक का बर्थ देखने को मिला। तो अपना जो सेक्शन था बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, तो इस तरह से जर्मनी की डिफीट के बाद वेमार रिपब्लिक का क्या हुआ? बर्थ। जर्मनी बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रॉम मोनार्की। अब मोनार्की रूल से जर्मनी क्या बन चुकी थी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मली बात करें तो डेमोक्रेसी हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे लिए तो भाई बहुत ही अच्छा हुआ जर्मनी में कि जर्मनी ने में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसने हारा, तो जर्मनी से मोनार्की रूल जाके कौन सा आ गया? डेमोक्रेसी आ गई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, वेमर रिपब्लिक फॉर्म हो गई। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई जर्मनी के लिए, बहुत ही अच्छी बात हो गई। डेमोक्रेसी तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी आई है, बहुत ही अच्छी चीज आई है, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट स्टूडेंट्स, रियलिटी में क्या हुआ? उस टाइम पे जर्मनी के लोगों ने बिल्कुल भी इस वेमा रिपब्लिक को, इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया। हमारे लिए तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है। इसमें अब डेप्यूटीज को इलेक्ट किया जाएगा, विमेन के पास राइट टू वोट है, मेन के पास राइट टू वोट है, सब कुछ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। बट फिर भी जर्मनी के लोगों ने इस न्यू वेमा रिपब्लिक को, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। वेमा रिपब्लिक वॉज नॉट एट ऑल वेलकम बाय इट्स ओन पीपल। आपका क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो नई वेमा रिपब्लिक आई, मैम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, ये तो बहुत अच्छी चीज है जर्मनी के लिए, फिर जर्मनी के लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? फिर जर्मनी के लोगों ने इसको अपोज क्यों किया, इसको वेलकम क्यों नहीं किया? तो मैं आपको रीजन बताती हूँ। आपका क्वेश्चन है कि क्यों अपोज किया है मैम, क्यों वेलकम नहीं किया? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हर कंट्री चाहती है, तो जब जर्मनी में बन गई वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया जर्मनी के लोगों से? वो जर्मनी के लोगों ने वेमा रिपब्लिक का क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। वेमा रिपब्लिक वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट वाज डिफीटेड बाय अलाइड। देखो, वेमा रिपब्लिक ने कुछ, अपन को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुई है वेमा रिपब्लिक की, राइट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट हुई है और अलाइड पावर जीती है, ये अपन सबको पता है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था? वेमा रिपब्लिक जो उस टाइम पे जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही थी, वेमा रिपब्लिक को कुछ टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। अलाइड पावर ने
कुछ टर्म्स कंडीशंस थोपी थी वेमार रिपब्लिक के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, कि आप लोगों को ये टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशंस थी, जो टर्म्स थी, ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी, बहुत ही ज्यादा ये हार्श थी जर्मनी के लिए। इसीलिए जर्मनी के लोग कहते थे कि वेमार रिपब्लिक ने इन टर्म्स और कंडीशंस को क्यों एक्सेप्ट किया, वेमर रिपब्लिक ने इस हार्श और ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन को क्यों एक्सेप्ट किया। अब उन्होंने क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया, इसी चीज का लोगों को नफरत, इसी चीज से लोगों ने वेमर रिपब्लिक का सपोर्ट नहीं किया, वेमर रिपब्लिक को अपोज किया। अब आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि मैम किस तरह के टर्म्स और कंडीशंस वेमर रिपब्लिक ने एक्सेप्ट किया। अगर आप कह रहे हो कि कुछ टर्म्स और कंडीशंस बहुत हार्श थी, बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी, तो किस तरह की टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट किया जो कि वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं मिला लोगों का। देखते हैं जरा, what kind of terms and conditions, क्या टर्म्स कंडीशन उन्होंने एक्सेप्ट किया। वेमर रिपब्लिक was forced to sign the peace treaty। अब देखो, टर्म्स और कंडीशंस जो थी पीस ट्रीटी के फॉर्म में थी। पीस ट्रीटी क्या है, वेमर रिपब्लिक को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ट्रीटी का मतलब है एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, और उसको पीस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। पीस ट्रीटी क्यों, कि भाई आप इस एग्रीमेंट को साइन करोगे तो अब दोनों पावर्स में क्या आएगी, पीस आएगी, दोनों पावर्स में क्या आएगी, हार्मनी आएगी। तो आपको ये ट्रीटी, आपको ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इस पीस ट्रीटी को, ये जो टर्म्स और कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, ये टर्म्स और कंडीशंस कुछ भी नहीं है, ये पीस ट्रीटी है जो वेमर रिपब्लिक साइन कर कर आ गई। अब ये पीस ट्रीटी इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी, इतनी हार्श थी कि लोगों ने वेमर रिपब्लिक को बहुत ही ज्यादा ब्लेम किया कि आप लोगों ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने इसको क्यों साइन करा, और अगर क्योंकि आपने साइन करके आए हो तो हम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको अपोज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पीस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स भी कहा जाता है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रीटी फ्रांस के वर्सैलिस में साइन की गई थी। तो जो पीस ट्रीटी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस वेमर रिपब्लिक ने साइन की थी, ये बहुत ही ज्यादा हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। जरा देखते हैं कितनी हार्श ह्यूमिलिएटिंग थी। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस या फिर पीस ट्रीटी, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू एग्री द पीस ट्रीटी, जर्मनी को फोर्सफुली, वेमर रिपब्लिक को फोर्सफुली इस पीस ट्रीटी को साइन करवाया गया कि आपको ये एग्रीमेंट को साइन करना है, आपको हमारी टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। जरा देखें क्या क्या टर्म्स कंडीशन वेमर रिपब्लिक साइन कर कर आई थी कि हाँ ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं। देखते हैं, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ये जो पीस ट्रीटी थी, जो नाम की पीस थी, पीस अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो ये सिर्फ नाम का पीस है, जर्मनी के लिए बिल्कुल पीसफुल नहीं थी, इनफैक्ट जर्मनी के लिए डिस्ग्रेसफुल थी, ये डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटी थी। जो जर्मनी बेचारी एक तो डिफीट कर गई, बेचारी एक तो हार गई, ऊपर से आप लोगों ने इतनी सारी टर्म्स कंडीशंस थोप दी, हम लोगों को ये टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। भाई क्या हालत होगी जर्मनी की। टर्म्स कंडीशंस की बात करते हैं। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब देखो, जैसे जैसे जर्मनी ने जो जो कॉलोनीज को पिक को कैप्चर कर रखा था, जैसे इंडिया जो है, इंडिया जो स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी ही तो थी, ठीक है, इस तरह से जर्मनी ने जो भी कॉलोनीज को कैप्चर कर रखा था, वो जो भी कॉन्कर कर रखा था कॉलोनीज को, वो जर्मनी को देनी पड़ी। दूसरा क्या देना पड़ा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, 1/10 पॉपुलेशन। अब 1/10 पॉपुलेशन किस फॉर्म में, आगे देखते हैं। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, जर्मनी को 13%, 13% अपनी टेरिटरी देनी पड़ी, और उस 13% टेरिटरी में जितनी पॉपुलेशन आई वो भी जर्मनी को देनी पड़ी। 1/10 पॉपुलेशन जर्मनी को देनी पड़ी। 75% ऑफ आयरन, आयरन 75% आयरन जर्मनी को देना पड़ा। 26% ऑफ कोल, ये सारी चीजें जर्मनी से ले ली गई। क्यों, क्योंकि जर्मनी डिफीट करके गई है, और जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी है, जर्मनी को एग्रीमेंट साइन करना है, तब भी दोनों पावर्स में क्या आएगी, पीस आएगी। तो इतना सब कुछ जर्मनी को देना पड़ा। क्या क्या देना पड़ा, फिर से बताती हूँ। ओवरसीज कॉलोनीज, जो भी कॉलोनी कैप्चर कर रखी थी वो, 1/10 पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन, 26% कोल, और ये किसको देगी, जर्मनी किसको देगी, ऑब्वियसली अलाइड पावर को, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इन सबको, ये सब कुछ जर्मनी को देना पड़ेगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। और यही नहीं, यही नहीं, और आगे देखते हैं, अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अलाइड पावर ने क्या करा, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, उसकी मिलिट्री फोर्सेस ले लिए, मिलिट्री के सारे वेपन्स ले लिए जर्मनी से, जिससे कि जर्मनी अब दोबारा से पावर में ना आ सके, जिससे जर्मनी अब दोबारा से वॉर ना कर सके, इसलिए जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया। यही नहीं, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे द कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड। स्टूडेंट्स,
एक वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया गया जर्मनी पे कि जो भी सारी यूरोपियन कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर की थी, अब उन सारी यूरोपियन कंट्रीज को जो भी नुकसान हुआ है, जो भी उनको लॉस हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा, उसका भुगतान कौन करेगा, उसको कौन कंपनसेट करेगा? जर्मनी। तो उसका भुगतान करने के लिए जर्मनी को पे करना पड़ेगा 6 बिलियन पाउंड। 6 बिलियन मतलब 600 करोड़ पाउंड जर्मनी को किसको देने पड़ेंगे? अलाइड पावर को। गिल्ट क्लॉज लगा दिया। और यही नहीं, अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। जर्मनी का एक एरिया था राइनलैंड करके, और जो बहुत रिसोर्सेज से भरा हुआ था, कोल, आयरन, स्टील, बहुत सारे रिसोर्सेज, ये भी अलाइड पावर ने लिया। तो ये ट्रीटी जो साइन करी, जो ट्रीटी जो लगाया है, जो एग्रीमेंट बिठा सामने रखा जर्मनी के, वो बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग था। एक तो जर्मनी का लॉस हो गया, जर्मनी ने डिफीट कर लिया वॉर, ऊपर से आप हमसे इतनी सारी चीजें ले लोगे तो हमारी क्या बचेगी? आप हमसे कोल, आप हमसे आयरन ले रहे हो, हम किस तरह डेवलपमेंट करेंगे, हम किस तरह से दोबारा से जर्मनी को रीबिल्ड कर पाएंगे? आपने हम लोगों को डीमिलिटराइज कर दिया, इतना बुरा किया बेचारे जर्मनी के साथ किसने? अलाइड पावर ने। अब ये क्योंकि इस टाइम पर जब ये पीस ट्रीटी साइन करी गई थी, इस टाइम पर जब पीस ट्रीटी बनाई गई थी, तो जर्मनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? वेमार रिपब्लिक। मोनार्की रूल गया, वेमार रिपब्लिक रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वेमार रिपब्लिक को ये पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, वेमार रिपब्लिक को ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करनी पड़ी। अब इसको साइन करते ही मतलब वेमार रिपब्लिक ने सारी टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया। आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर हम जर्मनी के लोगों ने वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जर्मनी को लग रहा है कि जो वेमा रिपब्लिक है उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है, ये वेमा रिपब्लिक क्यों साइन करके आई? अगर क्या पता वेमा रिपब्लिक इसको साइन नहीं करती तो आगे जाके हम वॉर कंटिन्यू करते और हम वॉर जीत जाते। लोगों का काम क्या है? वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्लेम करती है। जैसे इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम किसको ब्लेम करते हैं? अरे गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही है, गवर्नमेंट लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है? पर गवर्नमेंट क्या सोच के बैठी है? गवर्नमेंट की सिचुएशन हमने जानी है? नहीं जानी है। जब तक हम उस पोजीशन पे नहीं आएंगे, हम दूसरों को ब्लेम ही करते रहेंगे। तो पब्लिक क्या करती है? यही करती है, जो जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसी को पूरा ब्लेम कर देती है। पीस ट्रीटी फोर्सफुली वेमा रिपब्लिक को साइन करवाई गई, ठीक है। और क्योंकि वेमा रिपब्लिक ये पीस ट्रीटी साइन कराई है, इसलिए लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। तो अब जब मेरा क्वेश्चन ये था कि वेमा रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई है, डेमोक्रेसी लेकर आई है, जिसमें सारे लोगों के पास राइट दी गई है, डेप्यूटीज को इलेक्ट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, पर लोगों ने कुछ खास इसको सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल वेलकम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेचारी वेमा रिपब्लिक पीस ट्रीटी जो साइन कराई, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो साइन कराई, वो टर्म्स और कंडीशंस को जो एक्सेप्ट कराई, जिसमें जर्मनी ने इतना कुछ खो दिया। अब खुद सोचो स्टूडेंट्स, कितनी ह्यूमिलिएशन जर्मनी ने सही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिफीट के बाद। हम लोग डिफीट हो गए, अब डिफीट हो गए हैं, हमको वैसे हमारे अंदर हमको बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। अब उसके ऊपर और घी डालते जाओगे और घी डालते जाओगे, क्या हालत हो जाएगी जर्मनी की? आप लोगों ने हमसे ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 पॉपुलेशन, 13% टेरिटरी, 75% आयरन, कोल, ये सब छीन लिया, हम लोगों को डीमिलिटराइज कर लिया। आपने हमारे ऊपर कंपनसेशन, वॉर गिल्ट क्लॉज लगा दिया, हमको इतना कंपनसेशन पे करना पड़ा है, आपने हमसे राइनलैंड छीन लिया, हमारे पास क्या बचा? और ये सब कुछ क्योंकि वे हमारे पब्लिक साइन कराई, इसलिए वे हमारे पब्लिक को वेलकम नहीं किया। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for the defeat as well as for the treaty. ट्रीटी के वजह से जो डिस्ग्रेस, जो डिसरिस्पेक्ट जर्मनी ने सही, इसके अलावा जो डिफीट हुई, तो इस सब का रेस्पॉन्सिबल किसको ठहरा दिया? वेमर रिपब्लिक को। इसीलिए लोगों ने वेमर रिपब्लिक का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। वे लोगों को लगता था ये वेमर रिपब्लिक आई है तो इसने ट्रीटी क्यों साइन की, ये क्यों पीस ट्रीटी साइन कराई है? क्या पता ये पीस ट्रीटी साइन नहीं करती और हम लोग वॉर कंटिन्यू करते तो हम जीत जाते। बट क्योंकि ये वेमर रिपब्लिक पीस ट्रीटी साइन कराई, क्योंकि ये वेमर रिपब्लिक ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस ये पूरी टर्म्स और कंडीशन को साइन कराई है, इसलिए हम लोगों को अब ये सब कुछ और देना पड़ेगा। डिफीट के साथ साथ हम लोगों को अपनी कॉलोनी, टेरिटरी, आयरन, कोल, इतना कंपनसेशन हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वेमा रिपब्लिक जो है ये ट्रीटी साइन कराई है, इसलिए लोगों ने इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया।
तो ये था वेमर रिपब्लिक के बारे में कि किस तरह से वेमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ है और किस तरह से वेमर रिपब्लिक को लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वेमर रिपब्लिक ने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस साइन की, जो बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी, बहुत ही डिस्ग्रेसफुल थी, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल थी, इसलिए लोगों ने इसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया। इसके अलावा क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे थे वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे कॉन्टिनेंट में, यूरोप के ऊपर क्या क्या देखने को, चेंजेस देखने को मिल रहे थे, वो पढ़ते हैं। वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट्स हुआ था तो पूरे कॉन्टिनेंट पे बहुत ही डिवास्टेटिंग, बहुत ही मिजरेबल इम्पैक्ट आया था, साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। मेंटली क्यों भाई, लोग जो जो वॉर कंट्री हार गई है उन लोगों को क्या क्या अब देखना पड़ेगा, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, शॉर्टेजेस, क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली पैसा तो बर्बाद हुआ ही है। चाहे कोई पावर जीती है उसका पैसा भी लगा है, कोई पावर हारी है तो उसका ही पैसा बहुत लगा है। तो फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आने वाला था पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट पर। इसके अलावा फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेटर स्टूडेंट्स। एक टाइम पर यूरोप, जो पूरा कॉन्टिनेंट था, ये क्रेडिटर हुआ करता था, ये लोगों को पैसे दिया करता था, आप भी पैसे ले लो, आप भी पैसे ले लो, आप भी पैसे ले लो, आप भी पैसे ले लो। और अब यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बन गया, डेटर बन गया। मतलब अब भाई हमको तुम पैसे दो, ज्यादा भला होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम फाइनेंशियली बहुत ही वीक हो चुके हैं, हम लोगों को अगर कोई पैसा दे देता है तो बहुत अच्छा होगा। तो एक तरह से जो क्रेडिटर माना जाता था वो क्या बन चुका है, डेटर बन चुका है। इतना बुरा हाल हो चुका है पूरे कॉन्टिनेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। वॉर किसी के लिए भी पीसफुल, किसी के लिए भी एडवांटेजियस नहीं होता। अगर कोई सेंटर, अगर कोई पावर जीती भी है तो उसका भी बहुत नुकसान हुआ है स्टूडेंट, और जो हारी उसका तो हुआ ही हुआ है, राइट। तो कभी भी ये अच्छी चीज नहीं निकल के आती, वॉर होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। इसके अलावा वेमा रिपब्लिक की बात करें, न्यू वेमा रिपब्लिक जो स्टैब्लिश की थी, जिसका जन्म हुआ, जिसका अभी रिसेंटली बर्थ हुआ था, वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। जो पुराने एम्परर की गलतियां थी, जो उनके पाप थे, उनके पाप अब कौन सह रहा था, किसको उनके पापों की सजा मिल रही थी, पनिशमेंट किसको मिल रही थी, बेचारी वेमा रिपब्लिक को। जो पुराना एम्परर डिफीट करके गए, जो पूरा पुराना एम्परर वर्ल्ड वॉर में एंटर करके गया जर्मनी को, जर्मनी की डिफीट हुई, वो तो भग लिया, वो तो चला गया, विल्हन सेकंड तो गया। अब सब कुछ जो हम लोग आए, हम लोग स्टेबिलिटी मेंटेन करने आए, और क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमको पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और उसी ट्रीटी साइन करने की वजह से लोग अब हमको ब्लेम कर रहे हैं, राइट। तो वेमा रिपब्लिक को जो भी पुराने लोगों के, जो पुराने लोग करके गए हैं बेचारी, जर्मनी जर्मनी के साथ जो भी लोग हाल करके गए हैं, उसकी सजा किसको मिल रही है, उसकी पनिशमेंट किसको मिल रही है, वेमा रिपब्लिक को। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन। लोगों का ह्यूमिलिएशन, गिल्ट, ये सब कुछ कौन सह रहा है, बेचारी वेमा रिपब्लिक को सहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वेमा रिपब्लिक जो है वो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वेमा रिपब्लिक जो है वो जर्मनी को रूल कर रही है, तो इसलिए सब कुछ पूरा बर्डन, सब कुछ, सबका बोझ, नेशनल ह्यूमिलिएशन, उनके पापों की सजा किसको मिल रही है, बेचारी वेमा रिपब्लिक को मिल रही है। और स्टूडेंट्स, यही नहीं, वेमा रिपब्लिक के साथ और भी बहुत बुरा हो रहा था। क्या हो रहा था, जैसे जो जो लोग वेमा रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, पहली चीज तो वेमा रिपब्लिक को कोई भी इंडिविजुअल जर्मनी सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट फिर भी कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, वो कुछ लोग कौन से हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो वेमा रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। सोशलिस्ट जो चाहते हैं सोसाइटी का वेलफेयर और सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन की जाए। कैथोलिक्स चर्च से रिलेटेड लोग जो है, जो गॉड गॉड पे बहुत बिलीफ रखते हैं। डेमोक्रेट्स ऑब्वियसली, वेमा रिपब्लिक एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो डेमोक्रेट्स। तो ये तीन ग्रुप्स, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, फिर से बताती हूँ, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, जो वेमा रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उनको उनको पता है किस नाम से बुलाया जाता था, उनको बोलते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको बोला जाता था, ये देखो नवंबर क्रिमिनल्स जा रहे हैं, सोशलिस्ट जा रहा है कोई, ये देखो नवंबर क्रिमिनल्स जा रहे हैं। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों, नवंबर क्यों, नवंबर क्यों, क्योंकि पीस ट्रीटी जो थी ये नवंबर 1918 में साइन की गई थी। और क्रिमिनल्स क्यों, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी साइन करके बहुत ही बड़ा क्राइम किया लोगों के अकॉर्डिंग। तो उन लोगों को, जो जो वेमा रिपब्लिक को सपोर्ट करता था, वैसे तो वेमा रिपब्लिक कोई सपोर्ट करता नहीं था, कोई किसी ने वेलकम नहीं किया, ह्यूमिलिएट किया कि आपने पीस ट्रीटी क्यों साइन की, पीस ट्रीटी क्यों साइन किया, आप साइन नहीं करते तो हम लोग जीत जाते, क्या पता वॉर कंटिन्यू करके। पर कुछ लोग जो सपोर्ट करते थे, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट,
जो सपोर्ट करते थे उनको किस नाम से बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से उनको चिढ़ाया जाता था। और यही नहीं स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। बहुत ही डीप इम्पैक्ट आया पूरी यूरोपियन सोसाइटी में, पूरे यूरोप में। स्टूडेंट्स अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार चुका था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका है, लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही हमारी हार। हम एक तो डिफीट हो गई है हम जर्मनी, ऊपर से जर्मनी को ये सब कुछ देना पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें जर्मनी को देनी पड़ रही है पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे किस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी, उस टाइम पे लोगों को उस टाइम पे क्या दिखाया जा रहा था, जो भी सारे पॉलिटिशियंस थे, पब्लिसिस्ट थी, जो भी सारे मीडिया थी, वो शो करती थी कि सोल्जर्स बनो, कि सोल्जर्स को कहा सिविलियन से ऊपर रखा गया। सिविलियंस मतलब जो मिलिट्री फोर्सेस में जो कॉमन पीपल थे, उनसे सोल्जर्स को बहुत ऊपर दिखाया जा रहा था। लोगों को क्या करा जा रहा था, ऐसे बनाया दिखाया जा रहा था कि अब किसी इंडिविजुअल को बहुत ही एग्रेसिव बनना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ही मस्कुलिन होना पड़ेगा। मीडिया जो थी वो ट्रेंच लाइफ को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाई थी। तो बेसिकली आइडिया क्या था, उस टाइम पर जो भी सारे पॉलिटिशियंस पब्लिसिस्ट थे, वो चाहते थे कि अब लोगों को प्रिपेयर किया जाए वॉर के लिए। एक वॉर तो हो चुका है, पर जिस तरह से जर्मनी को डिफीट मिली है, तो जर्मनी उस चीज का रिवेंज जरूर लेगा। तो अब लोगों को अगर हमको वॉर के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स चाहिए। इसीलिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, वो मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करे, वो एग्रेसिव हो, वो स्ट्रांग हो, मस्कुलिन हो। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडाज यूज में लिए जा रहे थे कि जो इंडिविजुअल एग्रेसिव होगा उसकी बात मानी जाएगी। तो अब सारे के सारे लोगों को एग्रेसिव होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, मस्कुलिन होना पड़ेगा, जिससे कि ये जाके वॉर को आगे जाके लड़े और वॉर में हम दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर करें और उसको हम जीते। ज्यादा से ज्यादा लोग मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करें। तो दिखाया जा रहा था कि सोल्जर्स बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम लोगों को सोल्जर की तरह बनना पड़ेगा, हम लोगों को मिलिट्री फोर्स में जाना पड़ेगा। उन लोगों को एक तरह से लोगों को भड़काया जा रहा था, उनको प्रिपेयर किया जा रहा था कि आप लोग अब क्या करिए, आप लोग वॉर के लिए अब प्रिपेयर करिए, ठीक है, प्रिपेयर करिए अपने आप को, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं और हम लोग इस चीज का रिवेंज लेंगे। इसके अलावा नेशनल ऑनर पे बात आ गई थी कि भाई नेशन की रिस्पेक्ट के लिए हम लोगों को एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन होना पड़ेगा, हमको मिलिट्री फोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्मनी डीमिलिटराइज हो चुकी है। तो ये सब चीजें दिखाई जा रही थी। ट्रेंच लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स ये होते हैं ट्रेंच मतलब, जैसे जो भी सारे सोल्जर्स होते हैं वो इस तरह से जीते हैं। ये क्या करते हैं, गड्ढा एक ग्राउंड पे कुछ गड्ढा खोद लेते हैं और वहां पे वो लोग रहते हैं कि जो भी एनिमीज हो तो उससे वो बच पाए। ठीक है, तो आप खुद सोचो, क्या ये ट्रेंच लाइफ इतनी अच्छी है? जिस तरह से मीडिया ग्लोरीफाई कर रही थी, बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी कि ट्रेंच लाइफ सबसे बेस्ट है, सोल्जर बनो, मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करो। क्यों? उनके पीछे का रीजन क्या था? वो चाहते थे कि जर्मनी के लोगों को प्रिपेयर किया जाए कि हम दूसरा वॉर करेंगे। लोगों को, क्योंकि हम डीमिलिटराइज हो चुके हैं, हमको मिलिट्री फोर्स दोबारा से बढ़ानी है, जिससे हम और भी ज्यादा माइटी बन के आए और ज्यादा पावरफुल बन के आए। बट ट्रुथ जो था वो बहुत दूर था। ट्रुथ क्या था स्टूडेंट? जो भी सोल्जर्स थे, उनकी मिजरेबल लाइफ वो जी रहे थे। अब खुद सोचो, यहाँ पे पूरे 24 आवर्स निकालना क्या कोई इजी है? बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह पे भी जीना, ऐसी जगह पे टाइम अपना स्पेंड करना। तो और वो लोग दिखा क्या रहे थे, सारे पब्लिसिस्ट पॉलिटिशियंस क्या दिखा रहे थे कि यहाँ पे रहो, ये लाइफ बेस्ट है। ट्रेंच लाइफ को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। आप एग्रेसिव बनो, स्ट्रांग बनो, मस्कुलिन बनो, मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करो। क्यों? जिससे आप वॉर को लड़ो और वॉर को हम जीते। यही चीज थी इनके, इनका प्रोपेगेंडा, इनका एजेंडा यही था। बट ट्रुथ जो था, जो रियलिटी थी, वो बहुत दूर थी। रियलिटी की में क्या था, सोल्जर्स की लाइफ बहुत मिजरेबल थी, बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग उनकी लाइफ हो रही थी ट्रेंचेस में रह रह के। और वो क्या देख रहे थे कि जो भी लोग मर जाते थे, जैसे जो जिन जिन भी सोल्जर्स की डेथ हो जाती थी, उनकी डेथ को, उनकी बॉडीज को कौन फीड कर रहा है? रैट्स, मतलब रैट्स उनकी बॉडी को खा रहे हैं। ये तरह की, इस तरह का सिनेरियो, इस तरह की सिचुएशंस सोल्जर्स को एक्चुअली में देखने को मिलती थी। और ट्रेंच लाइफ बिल्कुल बकवास थी, बहुत ही बुरी हुई पड़ी थी। उनको एवरी टाइम पॉइजनस गैसेस का सामना करना पड़ा था, और उनको दिख रहा था कि रियलिटी में हमारी रैंक जो है वो कुछ भी नहीं है, रैंक हमारी रिड्यूस हो रही है। पर दिखाया जा रहा था, एजेंडा यूज में लिया जा रहा था, एक प्रोपेगेंडा यूज में लिया जा रहा था, लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री लोग ज्वाइन करें और वॉर के लिए अब उनको धीरे धीरे प्रिपेयर किया जा रहा है। वहीं पे स्टूडेंट्स को डेमोक्रेट या सोशलिस्ट आके कहे, वेमा रिपब्लिक बेस्ट है,
डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या करोगे? थप्पड़ मार के बाहर भेजोगे उसको। एक तो तुम इतनी सारी ये ट्रीटी साइन कराए हो भाई, लोगों का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, हमको पता है ना कि फोर्सफुली साइन किया गया है, वेमा रिपब्लिक की गलती इसमें नहीं है, बट लोगों को तो ब्लेम करना है ना, अब लोगों को प्रिपेयर करना है, आपकी वजह से हम डीमिलिटराइज हुए, आपकी वजह से हमारा ये सब कुछ गया है, अगर आप लोगों साइन नहीं करते तो हम क्यों डीमिलिटराइज होते, अब हम लोगों को मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ रही है। तो इस तरह से जो वेमा रिपब्लिक था, उसका वेमा रिपब्लिक का जो आइडिया था, वेमा रिपब्लिक का या वेमा रिपब्लिक का फॉर्म होना, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आना, ये बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट टर्म आइडिया था और फ्रेजाइल था, जो बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिका, तो लोगों ने कुछ खास वेमा रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं किया। और अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रास्ता बन रहा है, एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो रही है जिससे अब जब एडोल्फ हिटलर की पावर आएगी तो लोग इतना ज्यादा उसको अपोज नहीं करेंगे। वो मोनार्की रूल देख लिया जर्मनी ने, जर्मनी ने डेमोक्रेटिक रूल देख लिया, दोनों से वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब जर्मनी में क्या आएगा, अब जर्मनी में आएगा डिक्टेटरशिप। लोगों को चाहिए एक मसीहा आए जर्मनी में, एक मसीहा आए जो हम लोगों को इस सिमुलेशन से बचाए। तो अब किसके आने की बारी है, अब एडोल्फ हिटलर के आने की बारी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, I hope you understood everything. Now, you have to tell me the answer of certain questions in the comments. First question. Students, you have to tell me the other name of German parliament. First question. Second question. From the continent of dash, Europe turned into the continent of dash. From the continent of dash, Europe turned into the continent of dash. Okay, second question. Third question. First World War was fought between which two powers? Fourth question. Uh, which power won First World War? So these are the four questions that you have to tell me the answers in the comments. So that's it for today, students. Bye bye and thank you.